आज के इस विशेष विश्लेषण में सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं जो सीधे तौर पर हमारी रोजमर्रा की सोच से जुड़ा है। हम इस बात की गहराई में जाएंगे कि कैसे आधुनिक सूचना तंत्र, जिसे हम अक्सर पारदर्शी मान लेते हैं, कई बार शक्तिशाली एलीट वर्ग द्वारा नियंत्रित और हेरफेर किया जाता है। इतनी सारी जानकारी, इतना सारा शोर, इस पूरी अराजकता के बीच जनता आखिर अपनी राय कैसे बनाती है, ये समझना आज के समय में सच में बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे इस पर्दे के पीछे छिपे सच को सामने लाते हैं। ठीक है, चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। आज का हमारा सफर इन 6 मुख्य पड़ावों से होकर गुजरेगा। पहला, सूचना की अधिकता का विरोधाभास। दूसरा, एलीट वर्ग और मीडिया हेरफेर। तीसरा, डेटा में डूबता सच। चौथा, दुष्प्रचार और चुनाव। पांचवा, जनमत का मनोविज्ञान। और अंत में छठा, सच्चाई की वापसी। आइए सीधे पहले खंड से शुरुआत करते हैं, सूचना की अधिकता का विरोधाभास। ये हमारे आज के डिजिटल युग की शायद सबसे मूल समस्या है। अब यहाँ एक सीधा लेकिन बहुत ही गहरा सवाल उठता है। सूचना तक असीमित पहुंच वास्तव में जनता को कम जागरूक कैसे बनाती है? तर्क तो यही कहता ना कि जितनी ज्यादा जानकारी होगी हम उतने ही ज्यादा जागरूक होंगे। लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए इसे एक बहुत ही दिलचस्प उदाहरण से समझते हैं। अल जजीरा की एक रिपोर्ट में एक बड़ा ही सटीक किस्सा साझा किया गया है। हुआ कुछ यूं कि एक बड़े कॉरपोरेट मुकदमे में वकीलों को अदालत में एक बेहद महत्वपूर्ण दस्तावेज पेश करना था। अगर वे उसे छुपाते तो जाहिर है कानून टूटता। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने अदालत के सामने कागजों से भरा एक पूरा का पूरा ट्रक लाके खड़ा कर दिया। वो एक जरूरी कागज उन लाखों पन्नों के बीच कहीं मौजूद था। मतलब उन्होंने तकनीकी रूप से जानकारी तो दे दी थी, लेकिन उसे खोजना लगभग असंभव बना दिया। इसे ही सूचना की अधिकता के रूप में पारदर्शिता कहते हैं। यह एक ऐसी स्थिति है जहां इतनी ज्यादा जानकारी दे दी जाती है कि असली काम की बात खोजना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा हो जाता है। अब आते हैं खंड 2 पर, एलीट वर्ग और मीडिया हेरफेर। अब इस बड़ी समस्या से थोड़ा सूक्ष्म स्तर पर जाकर देखते हैं कि ताकतवर लोग इस सूचना की अधिकता वाले सिस्टम का फायदा कैसे उठाते हैं। जरा इस संख्या को देखिए, 30 लाख। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा जारी की गई जेफरी एप्स्टीन की फाइलों के पन्नों की संख्या है। अब सोचिए, जब कोई आम नागरिक या यहाँ तक कि कोई पत्रकार सच जानना चाहता है तो उसे 30 लाख पन्नों, हजारों तस्वीरों और वीडियो के एक अथाह समुद्र में गोता लगाना पड़ता है। ये डेटा का ऐसा डंप है जो काम की जानकारी देने के बजाय शोर के एक विशाल महासागर में असली सच को छिपाने का काम करता है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि पर्दे के पीछे काम करने वाली पीआर मशीनें वास्तव में कैसे काम करती हैं। सेमाफोर द्वारा सामने लाए गए ईमेल दिखाते हैं कि छवि सुधारने के लिए क्रमानुसार क्या क्या किया गया। सबसे पहले एसईओ टीमों को भारी पैसा दिया गया ताकि गूगल सर्च में नकारात्मक खबरें एकदम नीचे चली जाएं। फिर परोपकारी कार्यों का बहाना बनाकर मीडिया अधिकारियों पर दबाव डाला गया और अंत में कुछ प्रकाशनों से संपर्क करके अपराधी वाली पुरानी पुलिस तस्वीरों को हटाकर उनकी जगह अच्छी तस्वीरें लगाने के लिए राजी किया गया। ये जानकारी छिपाने का नहीं, बल्कि जानकारी को पूरी तरह से बदलने का खेल था। चलिए खंड 3 की ओर बढ़ते हैं, डेटा में डूबता सच। ये हेरफेर कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन आधुनिक तकनीक ने इस पूरी प्रक्रिया को कैसे सुपरचार्ज कर दिया है, ये समझना जरूरी है। डेटा की इस विशाल मात्रा का एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि ये सनसनीखेज दावों को तेजी से हवा देता है। उदाहरण के लिए, जब चर्चित सूचियों पर बहस हो रही थी तो कुछ समूहों ने एआई से बनी फर्जी तस्वीरें बनानी शुरू कर दी। उन्होंने जॉन स्टुअर्ट जैसे मशहूर चेहरों को झूठे तौर पर इसमें शामिल दिखा दिया। अब ये किसी एक राजनीतिक पक्ष का मुद्दा नहीं है, ये एक सोची समझी रणनीति है। जब फर्जी नामों और तस्वीरों का एक भयंकर तूफान खड़ा कर दिया जाता है तो असली अपराधियों से ध्यान पूरी तरह से भटक जाता है। आधुनिक समय में गलत सूचना फैलाने वाली इस पूरी मशीन को मुख्य रूप से 4 चीजें चलाती हैं। पहला, जनरेटिव एआई टूल, जो सच कहूं तो किसी के भी हाथ में दुष्प्रचार की ताकत दे देते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर कंटेंट मॉडरेशन की भारी कमी। तीसरा, ऐसे एल्गोरिदम जो लोगों को बस उनके ही विचारों के इको चेंबर में कैद रखते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, फर्जी खबरों से होने वाला आर्थिक लाभ, क्योंकि क्लिक से पैसा बनता है, फिर चाहे खबर पूरी तरह से झूठी ही क्यों न हो। अब आते हैं खंड 4 पर, दुष्प्रचार और चुनाव।
जब इन हथियारों का इस्तेमाल बड़े स्तर पर यानी चुनाव जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं में किया जाता है तो क्या होता है? अब इस बात पर गौर कीजिए कि एक गढ़ी गई कहानी और सत्यापित तथ्यों के बीच कितना बड़ा अंतर हो सकता है। 2024 के अमरीकी चुनावों के दौरान ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूशन के शोध ने दिखाया कि एक कहानी गढ़ी गई कि प्रवासियों की वजह से अपराध की एक बहुत खतरनाक लहर आ रही है। लेकिन जब तटस्थ तथ्य जांचकर्ताओं ने असल आंकड़ों को देखा तो सच्चाई कुछ और ही निकली। सीमा पर पकड़ने और छोड़ने की संख्या में पिछले प्रशासन की तुलना में वास्तव में भारी गिरावट आई थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जस्टिस के ये आंकड़े तस्वीर को और भी साफ कर देते हैं। प्रति 1 लाख लोगों पर होने वाले अपराधों के ये आंकड़े स्पष्ट रूप से दिखाते हैं कि मूल अमेरिकी नागरिकों के अपराध का स्तर 1100 है, जो कि अवैध आप्रवासियों के 400 के आंकड़े से लगभग 3 गुना ज्यादा है। लेकिन जरा सोचिए, सूचना के उस भारी शोर में डेटा पर आधारित ये सच्चाई राजनीतिक दुष्प्रचार के सामने पूरी तरह दब गई और इसी ने बड़े पैमाने पर जनमत को प्रभावित किया। खंड 5, जनमत का मनोविज्ञान। इतनी सारी भ्रामक सूचनाओं के बावजूद एक आम इंसान अपनी राय कैसे बनाता है? चलिए इसे भारतीय जनमत के एक बेहद ही शानदार केस स्टडी से समझते हैं। ये टाइमलाइन दिखाती है कि दशकों के दौरान भारतीय जनमत में कैसे बदलाव आया है। अक्सर ये माना जाता है कि जनता अंतर्राष्ट्रीय मामलों से बेखबर होती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। 1962 के युद्ध के तुरंत बाद चीन के प्रति दृष्टिकोण में भारी गिरावट आई। 1971 में जब अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया तो अमेरिका की लोकप्रियता तेजी से गिरी। 1998 के पोखरण परीक्षणों के बाद 91% लोगों ने राष्ट्रीय गर्व महसूस किया और 2020 में सीमा संघर्ष के बाद चीन के प्रति अविश्वास एकदम से आसमान छू गया। इसका सीधा सा मतलब है जनमत असंगत या बेवकूफ नहीं है, ये जमीनी घटनाओं और भू राजनीतिक खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर आती है कि जनता सिर्फ चुपचाप एलीट वर्ग की बातों को नहीं मान लेती। इसे एलीट पब्लिक डिस्कॉर्ड यानी एलीट और जनता के बीच का मतभेद कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए, जब इराक पर युद्ध हुआ तो भारतीय सत्ताधारी वर्ग वहां सैन्य मदद भेजने का इच्छुक था, लेकिन जनमत सर्वेक्षणों ने इसके खिलाफ बहुत स्पष्ट भावनाएं दिखाईं। इस भारी जन दबाव के कारण अंततः सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े। ये साबित करता है कि लोकतंत्र में जनमत एक बहुत ही मजबूत शक्ति है। और हाँ, जनमत भी पूरे देश में एक समान नहीं होता, ये भूगोल से भी गहराई से प्रभावित होता है। अब इन आंकड़ों को ही देख लीजिए। उत्तर भारत में चीन की स्वीकृति 0.46 है, जो दक्षिण भारत की तुलना में कम है। शोधकर्ताओं का मानना है कि उत्तर भारत की चीन की सीमा से निकटता इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो वहां के लोगों को अधिक सतर्क बनाती है। वहीं अमेरिका को लेकर उत्तर में स्वीकृति ज्यादा है। ये बिल्कुल स्पष्ट करता है कि स्थानीय संदर्भ जनमत को आकार देने में कितनी अहम भूमिका निभाते हैं। 2020 के आंकड़े भी इसी बात की पुष्टि करते हैं। लगभग 84% लोग चीन पर गहरा अविश्वास जताते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसके ठीक 7 साल पहले 2013 के सर्वेक्षणों में चीन के प्रति कुछ हद तक गर्मजोशी मौजूद थी। ये तेजी से हुआ बदलाव हमें दिखाता है कि सूचना के प्रवाह और जमीनी घटनाओं के आधार पर जनमत कैसे पूरी तरह से एक नई शक्ल ले लेता है। और अब हमारे अंतिम खंड पर आते हैं, सच्चाई की वापसी। इस अत्यधिक ध्रुवीकृत और भ्रामक माहौल में हम सच्चाई को वापस कैसे ला सकते हैं? चलिए एक कदम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़ता है। राजनीति विज्ञान में एक बहुत ही प्रसिद्ध सिद्धांत है जिसे ऑडियंस कॉस्ट थियरी कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि कोई नेता कोई गलत कदम उठाता है तो जनता उसे चुनावों में सजा देती है। हर स्वस्थ लोकतंत्र इसी जवाबदेही पर काम करता है। लेकिन समस्या ये है कि आज सोशल मीडिया अपनी सुविधानुसार न्यूज़ फिल्टर कर रहा है। नेता अपनी नाकामियों को छपाने के लिए अपने तरीके से वास्तविकता गढ़ सकते हैं। जब जनता तक सही तथ्य ही नहीं पहुंचेंगे तो ये जवाबदेही खतरे में पड़ जाती है। और इसी के साथ हम आज के विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे और अहम सवाल पर पहुंचते हैं। यदि हमारा सूचना तंत्र, हमारी न्यूज़ फीड्स और मीडिया ही इस तरह डिज़ाइन किए गए हैं कि वे हमारी वास्तविकता में हेरफेर कर सकें, तो हमारी सबसे गहरी राजनीतिक मान्यताओं का असली स्रोत क्या है? क्या वे सच में हमारे अपने विचार हैं या वे किसी और के द्वारा बड़ी ही चालाकी से हमारे दिमाग में डाले गए हैं?
ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को ठंडे दिमाग से विचार करना चाहिए। आज समय आ गया है कि हम अपनी मीडिया डाइट को परखें और तथ्य आधारित पत्रकारिता का समर्थन करें। आज के इस गहन विश्लेषण में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।